हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई और नीट यानी जीत के चैनल पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका जेईई केमिस्ट्री फैकल्टी लेकर आया हूं भैया। एक और अमेजिंग, एक और धांसू, एक और एक्साइटिंग और सुपर धमाकेदार सेशन जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम का होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर। बोले तो अपन ने थ्योरी ऑलरेडी निपटा ली है भाई आइडियल गैस इक्वेशन की। अब इस सेशन में हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो डीपीपी सॉल्व करेंगे जो उस थ्योरी के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको जिसका लिंक दिया था वहां से आपको डाउनलोड करनी थी। अगर वहां से नहीं भी की है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ और लिंक को डाउनलोड कर लो, मतलब लिंक से डीपीपी को डाउनलोड कर लो। और भैया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स पर हर कंटेंट जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हो, चाहे वो बोर्ड लेवल के एग्जाम की हो, चाहे वो फाउंडेशन लेवल के एग्जाम की हो, सारी चीजें आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और एक दो चार चैप्टर नहीं भाई साहब, पूरा सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। पूरा आपका कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यहां पर लेक्चर्स भी मिलते हैं, डीपीपी शीट्स मिलती हैं, डीपीपी के सॉल्यूशंस मिलते हैं, वन शॉट वीडियोस मिलते हैं, आपको रिवीजन सीरीज मिलती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज मिलती है। ये सारी चीजें आपको मिलती हैं आईआईटी जेईई के कोर्स मॉड्यूल में, वो भी एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लियर हो गया? तो भैया चैनल को पहले खुद सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ इसको जरूर शेयर करें। सेशन को शेयर करें, चैनल का लिंक शेयर करें और सबको बोले भैया अगर वन स्टॉप सॉल्यूशन चाहते हो, जेईई और नीट को क्रैक करने के लिए सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाए, ऐसा कुछ चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन यही चैनल है, ठीक है? अब मुद्दे की बात करते हैं कि इस वीडियो पर हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कंटेंट के हिसाब से। तो कंटेंट के हिसाब से मुद्दा यह है कि जो हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी थी, आपको याद हो आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो सारे गैस लॉस को कंबाइन करके कॉमन इक्वेशन बनाई है। और सवाल यह कि वो कॉमन इक्वेशन बनाई क्यों है? क्योंकि भैया हमने कहा कि यार बॉयल्स लॉ बोलता है एक बात, चार्ल्स लॉ बोलता है एक बात, गे ल्यूसेक्स लॉ बोलता है एक बात, एवोगैड्रोस लॉ बोलता है एक बात। तो भाई जब इतने लॉस इतनी सारी बातें करते हैं तो क्या गैस को लेकर सबके पास जाए कि भैया बॉयल साहब आप चेक कर लो ये आपका लॉ फॉलो कर रही है कि नहीं? सर आप गे ल्यूसेक्स लॉ है, आप चेक कर लो कि ये आपका लॉ फॉलो करती है कि नहीं? सर ये एवोगैड्रोस लॉ है, आप चेक कर लो आपका ये लॉ फॉलो करती है। तो हम तो बोले हम पागल हो जाएंगे, इतने लॉस के पास जा रहे हैं कि करके सारे लॉस को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने कहा यार एक काम करते हैं, सारे लॉस को कंबाइन करके क्यों ना एक ऐसी इक्वेशन बनाए जिसमें सिर्फ एक बार वो इक्वेशन को अप्लाई करना है गैस पर, और अगर वो उस इक्वेशन को ओबे करे तो हम ये मान ले कि वो सारे गैस लॉस को ओबे करे। तो उन सारे लॉस को कंबाइन करके अपन ने एक इक्वेशन बनाई और वो एक इक्वेशन थी आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन थी? आइडियल गैस इक्वेशन। और हमने कहा दुनिया की कोई भी गैस परफेक्टली अगर इस इक्वेशन को फॉलो करे, हर कंडीशन पर फॉलो करे, हर टेम्परेचर और प्रेशर की सूरत में फॉलो करे, तो हम बोल देंगे भैया वो गैस आदर्श गैस है, ऐसी गैस है कि भैया वो सारे नियम कायदों को फॉलो करती है और वो हमारी नजर में एक आइडियल गैस बन जाएगी। तो वो आइडियल गैस है। और मुद्दा ये आया कि भैया वो इक्वेशन कौन सी होगी? तो उस इक्वेशन की हमने बात कर ली कि वो इक्वेशन और कोई नहीं, पी वी इक्वल टू एन आर टी होगी। वो इक्वेशन क्या होगी? पीवी इक्वल टू एनआरटी। अपन इस क्वेश्चन पर बाद में आएंगे, पहले ये समझ लेते कि एक स्लाइड जो है, ये जो पर्टिकुलरली डीपीपी है, ये किस पर बेस्ड है। तो कौन सी इक्वेशन पे आएंगे? पीवी इक्वल टू एनआरटी। पीवी इक्वल टू एनआरटी, जहां पर पी क्या होगा? उस गैस का प्रेशर। सो इट विल बी कंसिडर्ड एज प्रेशर ऑफ दैट गैस, प्रेशर ऑफ गैस। V will be called as volume of that gas, यानी कि जो V होगा वो उस गैस का क्या होगा? वॉल्यूम होगा। N जो होगा वो गैस के मोल्स होंगे, मोल्स ऑफ गैस, मोल्स ऑफ गैस। जो T होगा वो उस गैस का टेम्परेचर होगा, विच इज कॉल्ड एज टेम्परेचर ऑफ गैस। तो वो गैस किस टेम्परेचर पे है वो उस गैस का टेम्परेचर बताएगा T। And we have R, which is called as universal gas constant. R is basically called as
यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 8.314 यानी कि 25/3 होगी अगर तुम जूल पर कैल्विन पर मोल में अगर इसको ले रहे हो तो जूल पर कैल्विन पर मोल में अगर इसको ले रहे हो तो इट विल बी 8.314 और यही वैल्यू अगर अपन लीटर एटीएम में ले ले तो कितना होगा 0.0821 जिसको अपन 1/12 लिख सकते हैं 1/12 एंड दिस विल बी इन लीटर एटीएम पर कैल्विन पर मोल। ठीक है, तो मोटी बात यह है कि ये वो इक्वेशन है जिसमें आप सारे लॉस को इनकॉर्पोरेट कर चुके हो, चाहे आपका बॉयल्स लॉ हो, चाहे आपका चार्ल्स लॉ हो, चाहे आपका गेल-यूसेक्स लॉ हो, चाहे आपका एवोगैड्रोस लॉ हो, आप इसमें सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट कर चुके हो एंड दिस विल बिकम पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो ये आपका पीवी इक्वल टू एनआरटी आपकी इक्वेशन बन जाएगी। संपट पड़ गई पीवी इक्वल टू एनआरटी को लेकर, सारी बातें क्लियर हो गई यहां पर। तो ये पीवी इक्वल टू एनआरटी जो है ये कहलाती है आइडियल गैस इक्वेशन। लेकिन एक बात उसके साथ ये भी सच है कि दुनिया की कोई गैस वाकई में आइडियल नहीं है, क्योंकि दुनिया की सारी गैसेस जो है भैया वो रियल गैसेस है, दे आर कंसिडर्ड टू बी रियल गैसेस। और रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती, बल्कि आइडियल गैस के बिहेवियर से डेविएशन दिखाती है, डेविएट करती है। लेकिन वो रियल गैसेस की चर्चा हम आगे करेंगे, अपने अगले वीडियोस में करेंगे। फिलहाल जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्रॉपर्ली किसकी, आइडियल गैस की। और ये आइडियल गैस इक्वेशन, और भाई साहब इसी इक्वेशन पर आपका पूरा लॉ हमने यहां पर देखा है, पूरी इक्वेशन हमने यहां समझी है, और इसी पर हम लोग पूरी डीपीपी अब सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो पूरी डीपीपी यहां पर सॉल्व करते हैं और सीधा आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये रहा भैया आपका पहला क्वेश्चन जिस पर अपन को बात करनी है। अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस, कोई डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस है जिसका प्रेशर और वॉल्यूम आर इंक्रीज टू ट्रिपल ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। बहुत बढ़िया, आपके पास डेफिनेट अमाउंट की गैस है। अब एक चीज तो जान लो, जब भी डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस आती है ना तो मन में एक ही चीज लाना, मन में एक ही चीज लाना कि भैया गैस के मोल्स फिक्स्ड हैं, गैस के मोल्स फिक्स्ड हैं। बोले तो गैस के मोल्स आर कांस्टेंट, गैस के मोल्स आर कांस्टेंट, मतलब गैस के जो मोल्स हैं वो फिक्स्ड हैं, वो कांस्टेंट हैं, वो चेंज नहीं होंगे। कौन, गैस के मोल्स। ठीक है, जो n होता है वो कांस्टेंट है, क्योंकि मास क्या है, मोल्स में इनकॉर्पोरेट होकर आता है, मतलब जो मोल्स है वो मास कैरी करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो भैया मास जो होता है वो मोल्स की आड़ में आता है, और अगर मास हम कह रहे हैं गिवन अमाउंट ऑफ गैस कांस्टेंट है, मतलब उसका मोल्स कांस्टेंट है, और अमाउंट मतलब मास। ठीक है, तो मोल्स कांस्टेंट हो गए। अब वो कह रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम जो है वो ट्रिपल टाइम्स कर दिया ऑफ द इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट के ट्रिपल टाइम्स कर दिया। देयरफॉर अब आपको टेम्परेचर का रिलेशन बताना है, पुराना वाला और नया वाला टेम्परेचर का रिलेशन बताना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, लेट द इनिशियल कंडीशन बी, लेट द इनिशियल कंडीशंस बी P1 V1 इक्वल टू nRT1। इनिशियल कंडीशन यही होगी, मान लेते प्रेशर है P1, वॉल्यूम है V1, मोल्स है n, मोल्स N1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो मोल्स कांस्टेंट होंगे ना भाई, तो मेरे को मोल्स को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। मोल्स तो क्या होंगे, कांस्टेंट, क्योंकि उन्होंने पहली लाइन में बोल दिया था डेफिनेट अमाउंट ऑफ गैस, तो मेरे को N1 N2 नहीं करना, मुझे n रखना है, कॉमन ही रखूंगा। R भी कांस्टेंट है, क्योंकि दुनिया की कोई भी गैस हो किसी भी कंडीशन पे चली जाए R की वैल्यू नहीं बदलेगी, और टेम्परेचर बदल सकता है, तो मैंने उसको T1 मान लिया। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं, N इज इक्वल टू P1, N इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन RT1। संपट पड़ी क्या बात, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। अपने को टेम्परेचर का रिलेशन देखना है, जो इनिशियल था और जो फाइनल था उसका रिलेशन देखता है। तो ये तो अपनी इनिशियल कंडीशन हो गई, बहुत बढ़िया। लेट्स मूव टू द फाइनल कंडीशन, लेट द फाइनल कंडीशन बी, फाइनल
कंडीशन बी, फाइनल कंडीशन क्या होगी? P2 V2 इज इक्वल टू NR T2। तो P2 V2 इज इक्वल टू NR T2, NR T2, NR T2। तो वी हैव दिस एज P2 V2 इक्वल टू NR T2। और यहां से अपन क्या कर सकते हैं? N की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि N तो दोनों में सेम है ना। तो यहां से हो जाएगा इट विल बी P2 V2 अपॉन RT2 एंड लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2। अब पहली इक्वेशन भी N की है, दूसरी इक्वेशन भी N की है, मतलब अपन पहली और दूसरी इक्वेशन को बिना कुछ जाने, बिना कुछ दिमाग लगाए सिंपल इसको इक्वेट कर सकते। कोई एडिशनल दिमाग नहीं लगाना, ये भी N है ये भी N है, दोनों को इक्वल कर दो। इक्वल करेंगे भैया क्या होगा? P1 V1 अपॉन RT1 विल बी इक्वल टू P2 V2 अपॉन RT2। अब तुम यहां पर मेरी बात को समझ है ना? प्रेशर और वॉल्यूम जो पुराना वाला था उसका 3 टाइम कर दिया नया वाले को। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब एक्चुअली जो P2 है वो P1 के 3 गुना है और जो V2 है वो V1 के 3 गुना है। क्योंकि ये बात इनने यहां से कही है कि जो P2 नया प्रेशर है वो पुराने प्रेशर का 3 गुना है, ट्रिपल कर दिया ना ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। और V2 जो है सेकेंड वॉल्यूम वो पुराने V के 3 गुना है, तो 3V1 रख देते हैं यहां पर और चीजें आसान हो जाएंगी। रख देते हैं यहां पर तो चीजें आसान हो जाएंगी। बोले क्या? इस साइड तो सेम होगा, P1 V1 अपॉन RT1 विल बी इक्वल टू, ये देखो P2 की जगह कैन आई राइट 3P1, V2 की जगह कैन आई राइट 3V1 क्योंकि V2 इज 3V1 अपॉन RT2। टेम्परेचर का तो रिलेशन निकालना है तो उसको T2 रखेंगे। बोलो भाई, R से R उचक गया, P1 से P1 उचक गया, V1 से V1 उचक गया। 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। तो 1 अपॉन T1 will be equal to 9 upon T2. So we'll get this as T2 will be equal to 9 times of T1. Got this relation? T2 will be equal to 9 times of 9 times of T1। मतलब जो नया टेम्परेचर है वो 9 गुना ज्यादा होगा पुराने टेम्परेचर के, अगर प्रेशर और वॉल्यूम को 3-3 गुना बढ़ा दिया है आपने। तो 3 गुना अगर बढ़ गया है तो 9 टाइम्स टेम्परेचर बढ़ जाएगा पुराने वाले टेम्परेचर के। तो पुराना टेम्परेचर था T1, उसके 9 गुना हो जाएगा नया टेम्परेचर T2। तो T2 विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ T1। T2 विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ T1 और 9 टाइम्स ऑफ T1 हो जाएगा तो ऑप्शन देख लेते, टेम्परेचर इंक्रीजेस टू 9 टाइम्स ऑफ एनी। पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट है भाई इसमें। ये अपना पहला ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल सटीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। ये पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया और कुछ सोचना ही नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। बाकी टेम्परेचर इंक्रीज टू थ्राइस ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू नहीं है 3 टाइम। टेम्परेचर रिमेन्स अनऑल्टर्ड बिल्कुल नहीं। टेम्परेचर रिड्यूस टू थ्राइस बिल्कुल नहीं। आंसर हमारा ए ही करेक्ट है, जिसमें हमारा जो टेम्परेचर है वो 9 टाइम्स हो गया है पुराने टेम्परेचर के। तो भैया पुराना टेम्परेचर था T1, नया टेम्परेचर था T2, तो T2 विल बिकम 9 टाइम्स ऑफ T1। और ये हमें एक्सप्रेशन से ही आ रहा है, हमने कुछ ऐसा नहीं करा कि तुक्का लगाया या कुछ करा, सिंपल एक्सप्रेशन से ही हमारा आंसर आ रहा है। आइडियल गैस इक्वेशन का यूज किया हमने हर जगह, PV इक्वल टू NRT, PV इक्वल टू NRT। ठीक है, स्क्रीनशॉट लपक ले, अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिस विल बी योर क्वेश्चन नंबर 2। तो भैया क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की अब यहां पर बात करते हैं, ध्यान से समझते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द यूनिवर्सल गैस। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बारे में कौन सी चीज गलत है? एक स्टेटमेंट भी हो सकता है, आर लिखा है मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। आर इज इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर। हाँ, बेसिकली क्या है कि आर जो है वो सिर्फ प्रेशर पर डिपेंडेंट नहीं रहती, इट विल बी इंडिपेंडेंट ऑन प्रेशर, क्योंकि
गैस कांस्टेंट तो गैस कांस्टेंट है भाई, आर की वैल्यू ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर प्रेशर आएगा तो उस पर ही लिखोगे, कोई दूसरा प्रेशर होगा तो उस पर कुछ और लिखोगे। आर को यूनिवर्सली कांस्टेंट रहना है। आर को तुम बोलते ही क्या हो भाई, इट्स अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट्स अ यूनिवर्सल कांस्टेंट, इट्स अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो आर जो है वो यूनिवर्सली कांस्टेंट है, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल अगर तुम बोलते हो, या तुम 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल अगर कहते हो, या तुम 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल कहते हो, तो ये ऐसा नहीं कि किसी प्रेशर पे बोलते हो, किसी और प्रेशर पे कुछ और बोलते हो, ये पूरे प्रेशर पर सेम रहेगा। तो ये वाला आंसर इनकरेक्ट है, मतलब ये वाला स्टेटमेंट, मतलब ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है कि वो प्रेशर पे डिपेंड नहीं करेगा, इट विल बी इंडिपेंडेंट। तो प्रेशर की कोई भी वैल्यू, आर को यही रहना है, आर यही रहेगा, और इट इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, बिल्कुल सही, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है, क्योंकि टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करेगा ना भाई। टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करेगा, वो टेम्परेचर पे भी क्या रहेगा, वो इंडिपेंडेंट रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि अगर मान लो आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो भी गैस का आर यही रखना है, और 10,000 डिग्री सेल्सियस भी हो जाए, वैसे बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन तब भी आर आपको यही रखना है। दोनों केसेस में आर आपको यही रखना है, चाहे टेम्परेचर कुछ भी क्यों ना हो जाए। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करता, तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, ये भी ट्रू है। आर इज इंडिपेंडेंट ऑन वॉल्यूम ऑफ गैस, ये भी ट्रू है। गैस का कितना ही वॉल्यूम क्यों ना हो, 1 लीटर हो 1000 लीटर हो, फर्क नहीं पड़ता, आर को ये रहना है तो यही रहना है, तो ये भी ट्रू है। आर इज डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ गैस, ये बात गलत है, ये बात गलत है भाई। आर नेचर ऑफ गैस पर कैसे, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंडेंट कैसे हो सकता है? दुनिया की सारी गैस के लिए आर सेम है, ऐसा थोड़ी ना कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कुछ है, नाइट्रोजन के लिए कुछ है, अमोनिया के लिए कुछ है, सबके लिए आर की वैल्यू एक ही है भाई। तो आर कभी गैस के नेचर के बदलने से चेंज नहीं होगा। आर की जो वैल्यू है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो आर की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। वो कह रहे हैं डिपेंड करेगी, गलत स्टेटमेंट है। मतलब ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट ही पता करना था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। सो दिस इज एब्सोल्युटली अवर करेक्ट आंसर, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो डी ऑप्शन का जो आंसर हो गया वो बिल्कुल करेक्ट हो गया, मतलब जो क्वेश्चन 2 का डी ऑप्शन हो गया वो बिल्कुल करेक्ट हो गया, क्योंकि वो स्टेटमेंट गलत है। आर कह रहे हैं वो नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है, भाई नहीं करता। कोई भी गैस हो, यूनिवर्सली वो सब गैस के लिए एक ही है। हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, दुनिया की कोई भी गैस क्यों ना हो, आर 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल में यही रहेगा, सभी गैसेस के लिए सेम रहेगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन गलत है, हेंस हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 2 का डी ऑप्शन पर टिक करेंगे और स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलेंगे। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर अपन बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है उसकी बात करते हैं यहां पर। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर, टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आर which of the PV value is considered to be equal for every gas at 273 Kelvin। तो अब तुमको R की वैल्यू डिटरमाइन करनी है और इसके लिए कौन सी PV वैल्यू करेक्ट है। तो देखो R की वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए आप प्रेशर को अप्रोच करोगे टू दी एक्सट्रीम लोअर साइड, मतलब जो प्रेशर होगा वो लोअर वैल्यू की तरफ अप्रोच होगा, लोअर वैल्यू की तरफ अप्रोच होगा। और लोअर वैल्यू क्या है भाई? 0 से कम क्या होगा प्रेशर?
प्रेशर जीरो से कम, नेगेटिव में तो कभी कुछ होता ही नहीं है प्रेशर, तो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, वो हमारा आंसर होगा जब प्रेशर जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। तो यहां पर P 180m इंफिनिटी वॉल्यूम जीरो लेकिन प्रेशर जीरो, तो P अप्रोचेस टू जीरो एंड P इंटू VM। तो यहां पर आप R की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हो जब प्रेशर बहुत जीरो की तरफ अप्रोच करेगा। तो हेंस हमारा जो आंसर है वो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, इन विच प्रेशर अप्रोचेस टू जीरो, इन विच प्रेशर अप्रोचेस टू जीरो वैल्यू। सो ये हमारा जो हो गया वो करेक्ट आंसर हो गया। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, जहां पर लिमिट जो होगी वो ये होगी कि प्रेशर जो होगा वो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, जो प्रेशर होगा वो जीरो की तरफ अप्रोच करेगा इनटू PVM। तो यहां पर आपको PVM मिल जाएगा। क्लियर हो गया? तो प्रेशर आपको जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा और यहीं पर आप R की वैल्यू डिटरमाइन करते हो। ठीक है, तो R की वैल्यू यहां पर डिटरमाइन होगी। क्लियर हो गया? तो थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। और आगे चलकर हम ये चीज इसमें और देखेंगे, इसी कंसेप्ट से जुड़ा हुआ एक कंसेप्ट और देखेंगे कि जो रियल गैसेस होती हैं, जो वास्तविक गैसेस होती है, जो हमारे आसपास जो गैसेस हैं, हमें पता है वो आइडियल गैस से डेविएशन दिखाती हैं, मतलब वो आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करती हैं, वो गैस लॉस को परफेक्टली ओबे नहीं करती हैं। लेकिन जब उन रियल गैसेस का प्रेशर भी जीरो की तरफ लेकर जाओगे, जीरो की तरफ अप्रोच करोगे, तो वो गैसेस भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाएंगी when the pressure approaches to zero। तो ये जो प्रेशर अप्रोचेस टू जीरो की कहानी है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है, क्योंकि जब भी प्रेशर जीरो की तरफ अप्रोच करेगा तो वहां पर जो गैसेस होंगी वो रियल गैसेस आइडियल गैस की तरह बिहेवियर दिखाने लगेंगी और उनमें बहुत ज्यादा डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। आइडियल गैस के बिहेवियर से बहुत ज्यादा डेविएशन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? तो ये हो गया हमारा बी ऑप्शन करेक्ट। स्क्रीनशॉट लेंगे, थर्ड क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। और डीपीपी की भैया एक फाइल बनाते हुए चलेंगे। देखो, अगर तुम सॉफ्ट कॉपी बना रहे हो तो बढ़िया बात भी है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी के साथ मेरा रिकमेंडेशन ये भी है तुम लोगों को कि तुम इनके प्रिंट आउट्स भी निकलवा लो, क्योंकि यार देखो सब कुछ तुमको फ्री मिल रहा है, पूरी चीजें कंटेंट फ्री है, कहीं कुछ भी चीज तुम्हारा पैसा बिल्कुल मैग्नेट ब्रेन्स नहीं चाहता कि कहीं से कहीं तक खर्चा हो। तुम्हारा एजुकेशन जो है वो तुम्हारा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है तुम्हारा, उसको बिल्कुल तुम्हें फ्री में गेन करना चाहिए जहां से जितना तुम्हें मिल सकता है। और मैग्नेट ब्रेन्स की यही पॉलिसी है कि तुम्हें फ्री एजुकेशन दे दी जाए, लेकिन बस तुम इतना छोटा सा काम ये करना कि कोई भी आसपास फोटोकॉपी की शॉप हो, जेरोक्स की शॉप हो, या कोई प्रिंट आउट निकालता हो इंटरनेट से, तो वहां से आप इन डीपीपी के प्रिंट आउट जरूर निकलवा लेना। तुम्हारे पास एक फाइल होनी चाहिए, उस फाइल में तुम डीपीपी प्योर ऑर्डर में रखते जाना, पूरे ऑर्डर में रखते जाना कि ये पहले डीपीपी मैंने सॉल्व कर ली है, दूसरी डीपीपी सॉल्व कर ली है, तीसरी डीपीपी मतलब पूरी डीपीपी तुम्हें सॉल्व करनी मतलब होनी चाहिए। और वो हार्ड कॉपी भी होनी चाहिए, सॉफ्ट कॉपी अपनी जगह, सॉफ्ट कॉपी भी रखो मोबाइल में, लेकिन हार्ड कॉपी भी रखो। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी ऑप्शन तो हमारा हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच इज योर फोर्थ क्वेश्चन। तो फोर्थ क्वेश्चन की यहां पर बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, इस पर चर्चा करते हैं। The volume of 10 mole of an ideal gas at 10 atm and 500 Kelvin is। बहुत सिंपल है, आपको मोल्स दे रखे गैस के 10 मोल, 10 मोल आइडियल गैस है, प्रेशर आपको 10 atm दे दिया है, 10 atm, एंड टेम्परेचर आपको 500 केल्विन दे दिया, 500 केल्विन। सो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, सीधा आइडियल गैस इक्वेशन अपन लगा ले। अकॉर्डिंग टू ideal gas equation, what we can write it as PV is equal to nRT। as per ideal gas equation what we can write it as कि भैया जो PV है वो nRT के बिल्कुल इक्वल है। so this is PV equal to nRT। यहां से अगर अपन देखें तो आइडियल गैस इक्वेशन इनने बोली है कि दिस इज एन आइडियल गैस, क्लियर बोला है यहां पर आइडियल गैस है, तो ये इक्वेशन इस पर लागू कर सकते हैं। प्रेशर बोलो कितना है 10, वॉल्यूम ही तो निकालना है क्योंकि उन्होंने वॉल्यूम ही पूछा था, वॉल्यूम ऑफ, ये वॉल्यूम पूछा वो भी लीटर में, तो वॉल्यूम V रख देंगे, इक्वल टू N इज 10 इंटू R। अब R कौन सा रखना है, लीटर एटीएम वाला, क्योंकि तुम्हारे पास जो प्रेशर है वो एटीएम में और वॉल्यूम तुम्हारे ऑप्शंस लीटर में, तो तुम्हें लीटर एटीएम वाला रखना है, और लीटर एटीएम वाला 0.0821 होता है। आर की जो वैल्यू होती है वो आर की वैल्यू क्या होती है
0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, राइट। तुम इस आर को क्या लिख सकते हो, 1/12, ये आर हो जाएगा 1/12, मतलब 0.0821 कैन बी रिटन एज 1/12, तो वही लिख देते हैं 1/12। तो दिस विल बिकम 1/12। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 500 केल्विन, तो ये 500। ठीक है, बताएंगे भाई वॉल्यूम क्या हो जाएगा। वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 10 इंटू 500 अपॉन 10 इंटू 12। खत्म हो गई कहानी। 10 से 10 कैंसिल, 500/12 इज 250/6 और 250/6 कैन बी रिटन एज 125/3। तो 125/3 सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलो मैं भी मैनुअली करता हूं तुम्हारे साथ। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 4 के बाद यहां पर गए तो क्या बचा 5, तो 41, 3 1 जा 3, 2 यहां पर बचा 41.6 लीटर। So the answer will come out to be 41.6 लीटर and the closest answer is B, जिसमें हमारे पास 41 लीटर हमें दिया हुआ है। तो ये B वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये करेक्ट आंसर है, तो B वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इन विच वी हैव दिस एज 41 लीटर। तो 41.6 आ रहा है एग्जैक्टली, बट अप्रोक्सीमेटली आपके पास जो ऑप्शन है उसमें 41 लीटर आ रहा है, तो 41 लीटर जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गया। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, पीवी इक्वल टू एनआरटी पे लगाना था, हमें एन दिए थे, पी दिया था, टी दिया था, आर दिया था, सिर्फ वी निकालना था। तो वी आपका निकल जाएगा, एनआरटी बाय पी कर दोगे। आर की कौन सी वैल्यू यूज करोगे, ये बस कैच था यहाँ पे। तो देखो लीटर एटीएम में सारी चीजें दी हैं, तो आप लीटर एटीएम वाला यूज करोगे। अगर जूल में स्टैंडर्ड होता सारी चीजें, एसआई सिस्टम में दी होती तो हम जूल वाला यूज करते जो 8.314 होता, जिसको हम 25/3 लिख सकते हैं, और ये तुम 1/12 लिख सकते हो। तो 1/12 से ही करोगे तो इजी रहेगा कैलकुलेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम आगे बात करेंगे। स्क्रीनशॉट लेंगे भाई। ओके, तो यहां पर अपने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। लेट्स मूव टू द 5th क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन यहां पर डन हो चुके हैं। मूविंग टू 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन पे बात करते हैं। 5th क्वेश्चन ग्राफ वाला क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फॉर द डिफरेंट आइडियल गैसेस, अलग अलग आइडियल गैसेस है, अलग अलग आइडियल गैसेस है। तो एक बात समझना, आइडियल गैसेस अगर अलग अलग है तो इनका नेचर ही अलग हो गया, जो इनका नेचर होता है वो ही अलग हो गया, गैस का नेचर अलग हो गया। D/P, यहां पर D इज द डेंसिटी एंड P इज द प्रेशर वर्सेस P। अच्छा, D/P वर्सेस P देख रहे हो, वेरिएशंस एट डिफरेंट टेम्परेचर। आपको ये वेरिएशंस दिखाए गए डिफरेंट टेम्परेचर पे, और D/P का वेरिएशन है एट अ डेफिनेट टेम्परेचर, नॉट डिफरेंट टेम्परेचर। वही मैंने सोचा कि टेम्परेचर तो अलग दिख नहीं रहे कहीं, तो डेफिनेट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर सबका सेम है। ठीक है, गैसेस सब अलग अलग हैं। गैसेस का D/P वर्सेस P का कर्व बनाया है, डेंसिटी अपॉन प्रेशर का प्रेशर के रिस्पेक्ट में कर्व बनाया है, लेकिन टेम्परेचर सारी गैसेस का सेम रखा है। तो पहले समझे ये ग्राफ तो बहुत बाद में होगा, पहले ये इक्वेशन को समझने की जरूरत है कि D/P का मतलब क्या है और वो P से कैसे वेरी करेगी। D/P है क्या और वो P से वेरी कैसे करेगी। तो देखो, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन, अगर हम आइडियल गैस इक्वेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू NRT, हमें पता है PV इक्वल टू NRT है। अब एक काम करते हैं, यहां पर P को लिख लेते हैं N/V इंटू RT। V को उधर ले गया तो डिनोमिनेटर में आ गया, तो इट विल बिकम N/V। व्हाट इज N? N इज द मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस, बिकॉज N इज मोल्स, तो मोल्स क्या होंगे, मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ द गैस। सो दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू N इज मास ऑफ गैस। मास ऑफ गैस को थोड़ी देर के लिए हम स्मॉल m मान लें, और मोलर मास ऑफ गैस को कैपिटल M मान ले, कैपिटल M इंटू V तो था ही, तो ये V हो गया, ये एज इट इज आ गया, इंटू R इंटू T इंटू RT। अब देखो मास बाय वॉल्यूम,
दिस कैन बी रिटन एज डेंसिटी। भाई ये जो है दिस इज मास बाय वॉल्यूम विच कैन बी रिटन एज डेंसिटी। सो दिस इंप्लाइज, ध्यान से देखेंगे, P is equal to, this will become density by M into RT. Density by M into RT. अब मेरी बात को ध्यान से समझना। This can be written as P जो है वो D into RT by M के बिल्कुल इक्वल है। P जो है वो डी आर टी बाई एम के बिल्कुल इक्वल है, डी आर टी बाई एम के। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम ये देखें कि कोई गैस जो कि सेम टेम्परेचर पर है, कोई गैस है एक सेम टेम्परेचर पर है, तो उसका टी सेम है, उसका आर तो सेम होगा पूरी जिंदगी, और बकायदा वो गैस अगर बदल भी जाए तो भी आर सेम रहेगा, और बकायदा अगर टेम्परेचर भी बदल जाए तो भी आर सेम रहेगा। तो भैया आर हर सूरत में सेम रहेगा। और मैंने बोल दिया वो एक गैस है जिसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है। और थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि उस गैस का मोलार मास भी, मतलब हमने वो गैस नहीं बदली तो उस गैस का मोलार मास एक ही है, कांस्टेंट है। जैसे तुमने कहा ऑक्सीजन गैस है, तो भाई ऑक्सीजन गैस का मोलार मास सेम ही होगा। हाँ, अब तुम कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले कंपेयर करोगे तो उसका मोलार मास अलग होगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं एक गैस की बात कर रहा हूं, तो उस एक गैस में m भी कांस्टेंट होगा। तो m कांस्टेंट, r कांस्टेंट, t कांस्टेंट। क्या आप कह सकते हो कि प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d? बिल्कुल सही, प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी। और प्रेशर अपॉन डेंसिटी will always be a constant to this value RT by M, will always be a constant to this value which is RT by M। कौन? pressure upon density। are you getting my point? तो pressure upon density is equal to RT by M। कैसे समझेंगे इस बात को? बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट यहां समझना। तुमने फॉर्मूला अभी तक क्या निकाल लिया? P is equal to D RT by M, राइट? ये फॉर्मूला निकाला। अब फॉर अ स्पेसिफिक गैस, कोई एक स्पेसिफिक गैस है, अब स्पेसिफिक गैस बोल दिया तो मतलब पता है क्या हो गया? m कांस्टेंट बोल दिया, क्योंकि स्पेसिफिक गैस के लिए मोलार मास से एक ही होगा। जैसे O2 की बात कर रहे हो तो 32 ही होगा, या फिर N2 की बात कर रहे हो तो 28 होगा। अब वो चेंज नहीं होगा। तो फॉर अ स्पेसिफिक गैस m विल बी कांस्टेंट। और अगर मैं बोल दूं फॉर अ स्पेसिफिक गैस एट डेफिनेट टेम्परेचर, मतलब अब मैंने टेम्परेचर भी कांस्टेंट बोल दिया, एट डेफिनेट टेम्परेचर, मतलब मैंने अब टेम्परेचर भी कांस्टेंट बोल दिया। तो इसका मतलब ये हो गया टेम्परेचर कांस्टेंट, मोलार मास कांस्टेंट, और आर तो कांस्टेंट होता ही है। तो मतलब ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, राइट? ये पूरी वैल्यू क्या आ गई आपकी? कांस्टेंट आ गई। ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट आ गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि P अपॉन D का जो रेशियो है, इसका मतलब ये हो गया कि जो P अपॉन D का रेशियो है वो हमेशा एक कांस्टेंट के इक्वल होगा, वो हमेशा एक कांस्टेंट के इक्वल होगा। कौन? P अपॉन D का रेशियो। ये कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे तुम प्रेशर चेंज करो, चाहे कोई चीज चेंज करो। हाँ, ये चेंज तब हो सकता था जब T या M में से कोई चेंज हो जाता। तो पहली बात तो प्रेशर और डेंसिटी का जो रेशियो है वो कांस्टेंट रहेगा, ना वो P पे डिपेंड करेगा ना वो D पे डिपेंड करेगा। तो अगर आप बना रहे हो एक कर्व, ध्यान से सुनते चलना मेरी बात को, अगर आप बना रहे हो एक कर्व किसका? प्रेशर अपॉन डेंसिटी का, और प्रेशर के रिस्पेक्ट में बना रहे हो, तो ये प्रेशर अपॉन डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी ना भाई, ये चेंज थोड़ी ना होगी। और अगर ये चेंज नहीं होगी तो यू विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि तुम खुद कह रहे हो इट्स इक्वल टू अ कांस्टेंट। तो यू विल ऑलवेज गेट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि प्रेशर तुम कितना भी चेंज करो P बाई डी चेंज नहीं होगा, P बाई डी विल रिमेन कांस्टेंट। तो P बाई डी विल रिमेन कांस्टेंट, प्रेशर ये चेंज नहीं होगा। क्लियर हो गई एक बात ये क्लियर हो गई। लेकिन सर अगर M चेंज हो जाए, M कब चेंज होगा? जब डिफरेंट गैसेस होंगी हमारे पास।
एक बार O2 ले लिया, एक बार CO2 ले लिया, एक बार N2 ले लिया, एक बार हीलियम ले लिया, मतलब आपने गैसेस बदल दी तो M बदलेगा, क्योंकि हर गैस का मोलार मास अलग अलग होता है। कोई एक गैस की बात जब की थी, जब स्पेसिफिक गैस लिखा था तो M को एक ही माना था और एक माना था, तो ये वैल्यू आ गई। लेकिन अगर मान लो अलग अलग M आएंगे तो फिर सबकी लाइन अलग अलग आएगी, लेकिन P से वो लाइन भी कांस्टेंट वैल्यू दिखाएगी, बस वो कर्व बनेगा अलग अलग जगह। अलग अलग जगह कैसे, समझना मेरी बात को। मान लो ये कर्व बन गया, ये कर्व बन गया, ये दूसरा कर्व दूसरे गैस के लिए बन गया जिसका मोलार मास कुछ और है, ये तीसरा कर्व तीसरी गैस के लिए बन गया, ये चौथा कर्व चौथी गैस के लिए बन गया। अब ये मान लेते हैं ये M1 के लिए बना है, ये M2 के लिए बना है, ये M3 के लिए बना है और ये M4 के लिए बना है। क्लियर हो गया। लेकिन सब में आप देखोगे कि P/D एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है अगर प्रेशर आपका चेंज हो भी रहा है तो, क्योंकि P/D प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करेगा, क्योंकि P/D कहां कांस्टेंट के इक्वल आ रहा है। तो कांस्टेंट एक सिंपल वैल्यू आएगी, कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू आएगी, और प्रेशर के बदलने से ये ऊपर नीचे नहीं जाएगी, चेंज नहीं होगी। तो प्रेशर के बदलने से वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी P/D की, y एक्सिस कांस्टेंट है। बस मोलार मास पे वो ग्राफ अलग अलग जगह बनेंगे, मतलब अलग मोलार मास पे P/D की ये वैल्यू है M1 पे, P/D की ये वैल्यू है M2 पर, P/D की ये वैल्यू है M3 पर, P/D की ये वैल्यू है M4 पर। तो अलग अलग मोलार मासेस पे ये अलग अलग P/D की वैल्यूज आएंगी, बट जो भी आएंगी कांस्टेंट आएंगी, जो भी वैल्यू आएंगी कांस्टेंट वैल्यूज आएंगी। तो भैया ये कांस्टेंट वैल्यूज आ गई। अब बस तुमको ये बताना है इनमें से कौन सा मोलार मास छोटा और कौन सा मोलार मास बड़ा है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक्सप्रेशन को अगर पकड़े तो P/D इज इक्वल टू, बोलो RT/M। अगर मोलार मास बदल रहा है तो सिर्फ RT कांस्टेंट रह गया। तो इफ RT इज कांस्टेंट, क्योंकि R तो ऐसे भी कांस्टेंट है और डेफिनेट टेम्परेचर पर है तो T भी कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो P/D का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलार मास के, राइट। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलार मास के फॉर डिफरेंट गैसेस, क्योंकि मोलार मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल रहे हो मतलब मोलार मास वेरिएबल है, और वेरिएबल है मतलब फॉर डिफरेंट गैसेस पर ही अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि अलग अलग गैसेस होंगी तभी मोलार मास चेंज होगा। एक गैस के लिए तो मोलार मास हमेशा फिक्स होता है। सो दिस इज एप्लीकेबल फॉर डिफरेंट गैसेस। तो ये मोलार मास है M। तो M1 M2 M3 M4 में जिसका P/D बड़ा होगा उसके करस्पॉन्डिंग मोलार मास छोटा होगा, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका P/D बड़ा उसका मोलार मास छोटा, तो सबसे छोटा मोलार मास इसमें कौन होगा, M4। समझ में आया, क्योंकि P/D सबसे बड़ी इसकी वैल्यू आ रही है, इतनी वैल्यू आ रही है P/D की, इतनी वैल्यू, ये P/D की वैल्यू आ रही है सबसे बड़ी, तो ये मोलार मास सबसे छोटा, क्योंकि P/D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। तो M4 सबसे छोटा, उससे बड़ा M3, उससे बड़ा M2, और इसमें सबसे बड़ा जो होगा वो M1 होगा। मोलार मास ऑफ उस गैस का सबसे बड़ा होगा जिसकी P/D की वैल्यू सबसे छोटी होगी। एम आई राइट। तो इसमें मोलार मास उसका सबसे बड़ा होगा जिसकी P/D की वैल्यू सबसे छोटी होगी। तो P/D जिसका छोटा होगा उसका मोलार मास सबसे बड़ा होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया पूरी चीज। ये संपट पड़ी अपन ने कैसे इसको समझा है, ये पूरे ग्राफ का एनालिसिस किया है, मतलब पूरा चीर हनन कर दिया, चीर फाड़ कर दिया है इस तरीके से कि भैया क्या हमारी वैल्यू निकलनी चाहिए, और अलग अलग कंडीशंस पर मैंने आपको अलग अलग चीजें बता दी हैं। ठीक है, P/D P के रिस्पेक्ट में कभी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट लाइन देगा, बस वो लाइन बदल सकती है ऊपर नीचे, ये बदल सकती है जब मोलार मास बदलेगा, लेकिन रहेगी वो हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्योंकि वो P के साथ कभी चेंज नहीं करेगी P/D की वैल्यू। बस अलग अलग मोलार मासेस पे वो जो P/D की कांस्टेंट वैल्यू है वो वैल्यू अलग आ सकती है, लेकिन फिर वो वैल्यू उस मोलार मास पर हमेशा सेम रहेगी। ये आपका P/D हो गया। तो अब तुम ग्राफ देख लो, अब तुम ग्राफ देख लो, ये ग्राफ तुम्हारे सामने है, देखो भाई ये ग्राफ तुम्हारे सामने, यहां देखो। अच्छा, यहां उल्टा कर दिया और यहां P/D नहीं कर दिया, यहां D/P कर दिया, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उल्टी बात कर ली उनने P/D नहीं करा, उनने D/P करा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, D/P में भी और समझ लो, कुछ नहीं, पूरी बात उल्टी कर दो। ये तो P/D के लिए हुआ, ये तो P/D के लिए हुआ, D/P के लिए उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। D/P के लिए क्या हो जाएगा, अब समझो यहां पर अगर तुम कहते हो P/D इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास, तो वी कैन से
डी बाई पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। समझ में आया? डी बाई पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास, क्योंकि पी बाई डी जो था वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था मोलार मास की। ये आइडियल गैस इक्वेशन से निकला था। अब तुमने इसका रेसिप्रोकल कर लिया, क्योंकि वहां ग्राफ पी बाई डी का नहीं दिया, वहां ग्राफ डी बाई पी का दिया है। तो अगर पी बाई डी इनवर्सली प्रोपोर्शनल था मोलार मास के, तो इसका रेसिप्रोकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। भाई दोनों को पलटा दो, तो डी बाई पी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। नीचे वन आएगा, वन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। इसका मतलब डी बाई पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार masses, is directly proportional to molar mass। तो d by p is directly proportional to molar mass। संपट पड़ी क्या बात d by p के बारे में? मतलब अब तुम d by p का अगर ग्राफ बनाओगे तो कहानी पलटेगी। ये ग्राफ किसका है? d by p का है। थोड़ा सा अलग कलर का बनाते, नहीं तो क्या तुम स्लाइड में कंफ्यूज ना हो जाओ। वो ग्राफ p by d का था, ये ग्राफ d by p का है। यहां पर देखेंगे दिस इज d by p। अब d by p हो या p by d हो, एक बात तो कॉमन है, प्रेशर पे दोनों ही डिपेंड नहीं करेंगे। जब इसका रेसिप्रोकल नहीं डिपेंड करता था तो ये भी नहीं करेगा, तो मतलब दे विल ऑलवेज गिव यू अ स्ट्रेट लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई, किसी और मोलार मास पे ये बन गई, किसी और मोलार मास पे ये बन गई, किसी और मोलार मास पे ये बन गई। ये बन गई मान लो m1 पे, ये बन गई मान लो m2 पर, ये बन गई m3 मोलार मास पर, ये बन गई m4। अलग अलग गैसेस है, लेकिन दिस टाइम d by p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड इज, ये d by p है, ध्यान से समझना। व्हाट वी कैन कंक्लूड दिस, जिसका d by p बढ़ा उसके करस्पॉन्डिंग मोलार मास बढ़ा। मतलब जिस गैस का d by p ज्यादा आ रहा है, मतलब उस गैस का मोलार मास ज्यादा होगा। d by p, p by d नहीं, d by p। p by d से तो ऑपोजिट है, d by p जिसका बड़ा मोलार मास उसका बड़ा। तो इसमें सबसे छोटा मोलार मास m1, क्योंकि d by p सबसे छोटा, उससे बड़ा m2, उससे बड़ा m3 और सबसे बड़ा m4। ये हो गया हमारा मोलार मास, ये आ गई वैल्यू। तो m1 सबसे छोटा, m2 उससे बड़ा, m3 उससे बड़ा और m4 सबसे बड़ा। ये मोलार मास हो गया। तो अब यहां पर अपन ग्राफ देख लेते हैं। यहां पर अपने को पूरी चीज क्लियर हो गई। तो यहां पर स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ होगा, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ये तो पहली बार हो गए अपने आंसर में से, क्योंकि ये ऐसे चेंजेस नहीं आते d by p में। हाँ, d by p कांस्टेंट आता है, लेकिन ये तो एक लाइन दी है, मतलब एक ही गैस के लिए बात की गई है, m मोलार मास के लिए। तो हमें यहां पर डिफरेंट आइडियल गैसेस के लिए बोला है, तो ये भी ग्राफ नहीं हो सकता। अब ये डिफरेंट आइडियल गैस के लिए होगा, जिसका d by p छोटा उसका मास भी छोटा, जिसका d by p बड़ा उसका m3 मास भी बड़ा। तो सबसे बड़ा m3, उससे छोटा m2, उससे छोटा m1। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये रहा हमारा आंसर करेक्ट। क्लियर हो गया? सो दिस इज एब्सोल्युटली आवर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया पांचवें क्वेश्चन का कैसे आंसर निकाला है हमने। और ये पूरा हम लोगों ने कहना चाहिए पोस्टमार्टम कर दिया है कि भाई कैसे क्या चीजें हो रही हैं। पूरा पोस्टमार्टम हो गया ये क्वेश्चन का, क्योंकि तुम्हें d by p का रिलेशन मैंने बता दिया है और p by d का भी बता दिया है। ठीक है, पहले तो p by d बताया और p by d का जो रिलेशन होगा उसका ऑपोजिट होगा d by p। तो p by d पता चला इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलार मास के। तो जिसका मोलार मास बड़ा उसका p by d छोटा, या जिसका p by d छोटा उसका मोलार मास बड़ा। ठीक है, लेकिन फिर हमने कहा p by d नहीं निकालना, हमें तो d by p निकालना है, रेसिप्रोकल निकालना है। तो अगर कोई चीज p by d के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो d by p के वो चीज डायरेक्टली हो गई। तो पहले p by d के मोलार मास इनवर्सली था, तो d by p के डायरेक्टली हो गया मोलार मास। तो d by p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलार मास। जिसका d by p बड़ा उसका मोलार मास भी बड़ा, जिसका d by p छोटा उसका मोलार मास भी छोटा। संपट पड़ी क्या ये बात? यहां पर लपकेंगे अपन स्क्रीनशॉट। तो पहले अपन क्या करेंगे, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर अपन इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे। क्लियर हो गया? तो यहां पर अपन ने निपटा दिया कौन सा क्वेश्चन,
5th क्वेश्चन अपन ने निपटा दिया। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो चुके भैया डीपीपी के। अगले क्वेश्चन पर लपकेंगे जो कि होगा 6th क्वेश्चन अपनी शीट का, और आंसर सारे मैच करते हुए चलेंगे। अगर आपने खुद से डीपीपी सॉल्व करी है तो इंश्योर करेंगे कि आपके जो आंसर है वो सही आ रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6। तो अब क्वेश्चन 6 में लिखा है 380 ml ऑफ अ गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 800 mm ऑफ Hg प्रेशर वेज 0.455 ग्राम। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस इज, मतलब सिंपल सा खेल है, आपको गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सब दिया हुआ है, इवन मास भी दिया हुआ है। आपको इस गैस का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है कि क्या इस गैस का मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो देखो बहुत सिंपल सा खेल है। आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस मान लेंगे इस गैस को, नहीं बोला है लेकिन हमें अज्यूम करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे पास आइडियल गैस की इक्वेशन ही है। आइडियल गैस इक्वेशन में पीवी इक्वल टू एनआरटी चाहिए होता है। तो प्रेशर हमें दे रखा है, प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम हमें दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, प्रेशर दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, आर हमें पता है, सिर्फ एन नहीं पता तो उससे एन निकल जाएगा। सबसे पहले एन निकल जाएगा जो कि मोल्स होंगे, और फिर हमें गिवन वेट दे रखा है। तो एन हमारा जो है वो मोल्स निकल जाएगा, वेट हमें दे रखा है, तो भैया गिवन मास अपॉन मोलर मास करेंगे तो हमारा मोलर मास वहां से आ जाएगा, क्योंकि मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलार मास का फॉर्मूला हो जाएगा गिवन मास अपॉन मोल्स, वो मोल्स निकाल लेंगे, गिवन मास क्वेश्चन में दिया हुआ है, मोलर मास हमारा इजीली कैलकुलेट होगा। संपट पड़ा। तो अपन क्या करते हैं, अज्यूम करते हैं कि ये एक आइडियल गैस है। सो अज्यूमिंग the gas to be an ideal gas, we can apply the equation PV equal to nRT। अब ध्यान से देखना, लेकिन PV equal to nRT, अब PV equal to nRT लगा सकते हो, लेकिन दिक्कत यह है कि प्रेशर आपको दिया हुआ है किसमें, 800 mmHg में। तो एक काम करो, इसको सबसे पहले आप ATM में कन्वर्ट कर लो। ATM में कैसे कन्वर्ट करोगे, आपको पता है कि ये 760 mm ऑफ Hg में एक ATM होता है, क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एक ATM, और जो मैनोमीटर में 760 mm ऑफ Hg के बराबर होता है। तो दिस इज 760 mm ऑफ Hg विच इज इक्वल टू 1 ATM। तो यहां से 1 mmHg विल बी इक्वल टू 1/760 ATM। अपन इसको 1/760 ATM के टर्म्स में ही लिखेंगे। तो 1 mmHg 1/760 ATM, और यहां कितने mmHg है, यहां है 800 mmHg। तो 800 mmHg will be equal to 800 divided by 760 mm of 760 ATM। चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर लो। एक काम करते हैं, इसको अपन 40 से काटते हैं, तो 40 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 40 से हो जाएगा कितनी बार, 20 टाइम्स, और ये हो जाएगा फिर 19 टाइम्स। तो ये आ गया आपका 20/19 ATM। ये आपका ATM में आ गया। ATM में क्यों निकाल रहा हूं अभी उसकी वजह बताता हूं। 800 mmHg है तो ये हो जाएगा 20/19 ATM। ठीक है, नेक्स्ट वॉल्यूम आपका कितना है, 380 ml, 380 ml। वॉल्यूम आपका कितना है, 380 ml। तो भैया ये जो 380 ml है, इसको आपको क्या करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा 0.38 लीटर, डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो 0.38 आ जाएगा। तो 0.38 लीटर। टेम्परेचर कितना है आपका, टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। आप इसमें 27 में 273 ऐड करोगे तो ये 300 केल्विन हो जाएगा, जो हमारा टेम्परेचर होगा। तो ये 300 केल्विन हो गया, 300 केल्विन। और आर की वैल्यू, अब देखो आर की वैल्यू के लिए सब कारनामा किया, क्योंकि आर की वैल्यू या तो हमारे पास जूल में है या फिर लीटर ATM में।
अब हमने क्या कहा कि भाई जब ये mm ऑफ Hg में दिया है तो एक काम करते हैं, इसको ATM में कन्वर्ट कर लेते हैं और जो वॉल्यूम हमें ml में दिया है उसको हम लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि हम R लीटर ATM वाली वैल्यू का रख सके। और लीटर ATM में वैल्यू कितनी होती है 1/12, तो ये होती है 1/12 इंटू 1/12 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। बस अब यहां पर आपको सॉल्व करना है। क्लियर हो गया? तो लीटर ATM पर केल्विन पर मोल ये अपनी वैल्यू हो गई आर की। बस कुछ नहीं करना, PV इक्वल टू nRT लगा दो, सीधा n अपने पास अननोन है वो आ जाएगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगी PV बाय RT। बोले P कितना है, P 20/19, तो दिस विल बी 20/19। P कितना है 20/19, तो ये हो गया 20/19। वॉल्यूम 0.38, तो 0.38 इंटू R, R इज 1/12, तो 1/12 मतलब 1 नीचे रह गया, 12 ऊपर चला गया, तो यहां पर आपका 12 भी आएगा। ठीक है, और टेम्परेचर कितना है 300, तो इंटू 300 इंटू 300। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व कर लेते, तो n विल बी इक्वल टू कितना हो गया 20 इंटू 12 इंटू 0.38 डिवाइडेड बाय 19 इंटू 300, 19 इंटू 300। देखो ये तो 0 से 0 कैंसिल, आपके पास क्या बचा, ये 1 जा और ये 15, ये हो गया 15। 3 से काटे तो ये 4 और ये हो गया 5। 4 इंटू 0.38, 4 इंटू 0.38, 8 1 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, तो 2 यहां 3 यहां, 8 4 3 12, 12 और 3 15, 152, 2 डेसिमल के बाद ये आएगा 1.52 अपॉन 19 इंटू 5 इज 19 इंटू 5 इज 95। तो n की वैल्यू आ गई, मोल्स की वैल्यू आ गई कितनी 1.52 डिवाइडेड बाय 95, 1.52 डिवाइडेड बाय 95, this comes out to be 0.016, 0.016। ये n की वैल्यू आ गई 0.016, तो ये 0.016 आ गए n की वैल्यू, यानी कि इतने मोल्स हैं। अब इतने मोल्स का वेट दे रखा है आपको 0.455, तो आप मोलार मास निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, यहां देख लो, मोलार मास निकाल सकते हो, यहां देखोगे कैसे निकालेंगे। मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास, गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन तो मोल्स, यहां से मोलार मास क्या हो जाएगा, मोलार मास विल बी इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोल्स। बताएं भाई, मास कितना है 0.455 डिवाइडेड बाय मोल्स कितने 0.016। तो मतलब इन शॉर्ट अगर इसको करें हम सॉल्व, तो वी आर 455 डिवाइडेड बाय 16, तो 455 डिवाइडेड बाय 16, डेसिमल हटा दिए तो 28.43, तो आंसर इज 28.43 ग्राम्स पर मोल। मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, सो द मोलर मास विल बी 28.43 ग्राम्स पर मोल। ये आंसर आ रहा है, एंड अप्रोक्सीमेटली यहां पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, क्योंकि ऑप्शन सी में हमारे पास 28 ग्राम है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन सी में हमारे पास 28 ग्राम है। तो 28.43 इज द करेक्ट आंसर जो हमें मिल रहा है, और 28.43 ही हमारा यहां पर करेक्ट आंसर आ रहा है। क्लियर हो गया? तो 28.43 आपका करेक्ट आंसर होगा जो आपको मिलेगा। फाइनली वी गॉट दिस आंसर एज 28.43 ग्राम, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है 28 ग्राम। कैसे सॉल्व किया, आइडल गैस इक्वेशन लगाई, आइडल गैस मान के, आइडल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT था, जिसमें सिर्फ n था जो अननोन था, P पता था, V पता था, T पता था, R तो पता ही रहता है। बस अंतर इतना था कि जो प्रेशर था वो mmHg में था, तो हमने उसको ATM में किया।
वॉल्यूम एमएल में था तो उसे लीटर में किया, सो दैट आर की वैल्यू लीटर एटीएम वाली 1/12 वाली यूज कर सके। जब हमने यूज करा तो हमें एन की वैल्यू मिल गई और एन की वैल्यू 0.016 आई। अब हमें पता है कि मोल्स जो होते हैं वो मास अपॉन मोलर मास होता है, या हमें मोलर मास निकालना था तो वो मास अपॉन मोल्स जो हो जाएगा वो हमारा मोलर मास का फॉर्मूला हो जाएगा। तो मास हमें क्वेश्चन में दिया था 0.455, मोल्स हमने निकाल लिए 0.016, तो उसको दोनों को डिवाइड करा, विल गेट दिस एज सी ऑप्शन विच इज 28 ग्राम। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सी का, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लेंगे, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। ओके, नाउ अगले क्वेश्चन पर चलते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं। 7th क्वेश्चन, द डेंसिटी ऑफ नियॉन विल बी हाईएस्ट एट। आपको ये बताना है, आपको अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन दी हुई है, एक तो एसटीपी है, एक आपका 0 डिग्री सेल्सियस 2 एटीएम, एक 273 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम, एक 273 डिग्री सेल्सियस 2 एटीएम आपको है। आपको बताना है नियॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा कब होगी। एक काम करते हैं, नियॉन को एक आइडियल गैस मानते हैं, देखेंगे अभी देखेंगे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। आइडियल गैस मानेंगे तो हम लगा सकते हैं नियॉन पर PV इक्वल टू nRT, बिल्कुल लगा सकते हैं। और अगर PV इक्वल टू nRT लगा सकते हैं तो P इक्वल टू N/V RT भी लगा सकते हैं। और अगर N को खोल दें जो कि मोल्स अपॉन मोलर मास होता है, तो ये हो जाएगा, मतलब मास अपॉन मोलर मास होता है, क्योंकि N जो होता है बेसिकली मोल्स होते हैं, और मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। N जो होते हैं वो मोल्स होते हैं, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो यहां पर N की जगह अपन मास रख देंगे स्मॉल m, अपॉन मोलर मास इज कैपिटल M इंटू V इंटू RT। मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, ये क्या हो गई, डेंसिटी। सो दिस इंप्लाइज P इज इक्वल टू D RT बाय M। क्लियर। यहां से आप कह सकते हो डेंसिटी विल बी इक्वल टू PM बाय RT। डेंसिटी इज इक्वल टू PM बाय RT, मतलब अपन ने डेंसिटी का फॉर्मूला बना लिया, दैट डेंसिटी विल बी इक्वल टू PM बाय RT। अब मेरे को बताओ, अगर अपन को डेंसिटी किसी गैस की ज्यादा चाहिए, किसी एक गैस की, तो देखो M और R तो गैस के लिए कांस्टेंट होगा फॉर अ गैस, फॉर एनी गैस, फॉर अ स्पेसिफिक गैस कहना चाहिए, किसी एक स्पेसिफिक गैस के लिए, फॉर अ स्पेसिफिक गैस, किसी एक स्पेसिफिक गैस के लिए हम कहते हैं M और R तो कांस्टेंट्स होते हैं, M और R तो कांस्टेंट्स होते हैं, दे आर कांस्टेंट्स। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड दैट D जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा P के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। D जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा T फॉर टेम्परेचर के। मतलब जिस गैस का प्रेशर ज्यादा होगा उस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी, और जिस गैस का टेम्परेचर कम होगा मतलब उस गैस की डेंसिटी ज्यादा होगी। मतलब अगर हमें डेंसिटी ज्यादा चाहिए तो हमें प्रेशर ज्यादा चाहिए और टेम्परेचर बिल्कुल कम चाहिए। सो मैक्सिमम डेंसिटी विल अकर एट, क्लियर दिख रहा है ना, मतलब ये P से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो भैया P की वैल्यू जितनी ज्यादा डेंसिटी उतनी ज्यादा, और T से इनवर्सली है तो T की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी डेंसिटी ज्यादा होगी। और हमारे को पूछा गया है हाईएस्ट, तो मैक्सिमम डेंसिटी कब मिलेगी, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ एनी गैस विल बी एट हाई प्रेशर and low temperature, will be at high pressure and low temperature। तो उस गैस की मैक्सिमम डेंसिटी कब होगी, जब उस गैस का प्रेशर हाई होगा और टेम्परेचर बिल्कुल लो होगा।
तो प्रेशर हाई होना चाहिए, टेम्परेचर लो होना चाहिए, तब हम कहेंगे भैया डेंसिटी जो होगी वो हाईएस्ट होगी। तो अब इसमें हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर की कौन सी कंडीशन है? देखो एसटीपी पर जो प्रेशर है वो 180 है और टेम्परेचर जो है वो 273 डिग्री सेल्सियस है। तो टेम्परेचर तो लो है लेकिन प्रेशर उतना हाई नहीं है। एक एटीएम कोई बहुत बड़ा हाई नहीं है, ये तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। एक से अच्छा ऑप्शन तो 2 एटीएम है और 2 एटीएम पर 0 डिग्री सेल्सियस, और ये भी 0 डिग्री होगा। 273 केल्विन लिखना चाह रहे थे, कोई बात नहीं, ये 1 एटीएम और 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां टेम्परेचर तो कम है लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है। एक एटीएम कोई बहुत बड़ा प्रेशर थोड़ी ना है। एक एटीएम से तो अच्छा 2 एटीएम है, कम से कम ज्यादा तो है। तो ये 2 एटीएम है और यहां 2 एटीएम है, लेकिन फिर हमें टेम्परेचर कम चाहिए। ये 0 है, ये 273 है। तो क्लियर हो गया, हमारा जो सही आंसर है वो ये वाला आंसर है, क्योंकि यहां टेम्परेचर भी कम है और प्रेशर भी ज्यादा है। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्लियर हो गया? सो दिस इज व्हाट विल गेट एज द करेक्ट आंसर, दैट इज बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, विच इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 2 एटीएम प्रेशर। तो 0 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर होगा, जो कि कम है क्योंकि टेम्परेचर शुड बी लो, और प्रेशर 1 एटीएम और 2 एटीएम में हाई वाला होना चाहिए। तो हाई प्रेशर होना चाहिए, तभी आपका मैक्सिमम डेंसिटी होगा। तो 1 एटीएम और 2 एटीएम में हाई कौन है? 2 एटीएम। तो 2 एटीएम वाला प्रेशर जो होगा वो हाई होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 2 एटीएम प्रेशर पर आपको नियॉन की सबसे हाईएस्ट डेंसिटी मिलेगी अमंग द गिवन ऑप्शंस। इनमें से जो कंडीशंस हमें दी गई हैं उनमें सबसे अच्छी कंडीशन बी कंडीशन है, 0 डिग्री सेल्सियस और 2 एटीएम। जो सबसे लोएस्ट टेम्परेचर है वो 0 डिग्री और जो सबसे हाईएस्ट प्रेशर है वो 2 एटीएम है। तो इस कंडीशन पे आपको नियॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा मिलेगी। तो ये नियॉन की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। क्लियर हो गया है वाला क्वेश्चन? इसी पर बेस्ड है, इसी फॉर्मूले पर बेस्ड आया है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, D इक्वल टू PM/RT। PM/RT ये आप याद रखना, ये आगे भी बहुत जगह यूज होगा भाई। ये फॉर्मूला आगे भी बहुत जगह यूज होगा, D इक्वल टू PM/RT। 7th क्वेश्चन यहां पर डन हो गया है। विल मूव टू दी 8th क्वेश्चन, बट आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना है क्योंकि यहां पर हमने कुछ कंसेप्ट समझा है। स्क्रीनशॉट लपकेंगे भाई, स्क्रीनशॉट बहुत जरूरी होते हैं। चले अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। विल मूव टू दी 7th क्वेश्चन, सॉरी 8th क्वेश्चन, 7th तो हो गया। 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? द इक्वेशन ऑफ स्टेट करस्पॉन्डिंग टू 8 ग्राम ऑफ O2 इज। आपको आइडियल गैस इक्वेशन बेसिकली बतानी है। इक्वेशन ऑफ स्टेट इज समथिंग, वही बस दो गैस की स्टेट्स को कंपेयर करें तो वो इक्वेशन ऑफ स्टेट बन जाती है। तो उसमें आर कट जाता है, और अगर एक ही गैस है तो फिर आर रहेगा। तो पीवी इक्वल टू एनआरटी आपकी आइडियल गैस इक्वेशन विल बी कंसिडर्ड एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो आपको इक्वेशन ऑफ स्टेट बतानी है करस्पॉन्डिंग टू 8 ग्राम ऑफ O2। 8 ग्राम O2 है, ठीक है। कंसिडर करते हैं हमारा O2 जो है भैया वो आइडियल गैस है, मानना पड़ेगा आइडियल गैस, वैसे होता नहीं है लेकिन कंसीडर कर रहे हैं आइडियल गैस है। तो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी। तो हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं कौन? पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब एन जो होता है वो मोल्स होते हैं, एन जो होता है वो मोल्स होते हैं, विच इज नथिंग बट गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलार मास, ठीक है। तो रख लेते हैं अपन। तो पीवी, पी और वी को सबको एज इट इज रखना है क्योंकि कोई भी वैल्यू नहीं दी है और आंसर में भी पीवी और आरटी सब है। बस एन की जगह गिवन मास 8, और कौन सी गैस है? ऑक्सीजन O2। तो ऑक्सीजन इज 32 क्योंकि एक ऑक्सीजन का मास 16 होता है भाई, और यहां पर हमारे पास 2 ऑक्सीजन है O2। तो 16 2 सा 32, तो 8/32 RT। अब इसको सॉल्व कर लो तो 1/4 हो जाता है, 1 और 4। तो PV इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ RT। ये है हमारा सिंपल आंसर। PV इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स ऑफ RT है क्या? है, RT/4। बी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर हो गया? सिंपल क्वेश्चन था ये, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं था। तो बी ऑप्शन इज PV इक्वल टू RT/4 एंड दिस इज आवर करेक्ट आंसर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, विच इज PV इक्वल टू RT/4। तो PV की जो वैल्यू है वो RT/4 के बराबर है, ये हमें यहां पर वैल्यू मिलती है, और ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हमें मिलता है।
क्लियर हो गया? तो बस यहां पर n नहीं दिया था, तो कैच बस इतना था कि n को निकालना था, मतलब मोल्स निकालने थे, जो कैसे निकलते? गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 8 ग्राम दिया है, ऑक्सीजन गैस का मोलर मास 32 होता है, तो 8/32, 8/32, ठीक है? तो 1/4 हो जाएगा, तो PV इक्वल टू 1/4 RT, मतलब RT/4, ठीक है? बी ऑप्शन करेक्ट है। स्क्रीनशॉट लेंगे, 8th क्वेश्चन डन हो गया यहां पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं भाई, 9th क्वेश्चन पर। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं हम, यहां से 9th क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है? 8th क्वेश्चन इजी था थोड़ा, 9th पर बात करते, देखते कंसेप्चुअल क्वेश्चन सा लग रहा है ये। What will be the pressure of the gaseous mixture? What will be the pressure of the gaseous mixture when 0.5 liter of H2 at 0.8 bar and 2 liter of dioxygen at 0.7 bar are introduced in 1 liter vessel at 27 degree Celsius? अच्छा, हमें गैस का, पूरे गैस का प्रेशर बताना है, मिक्सचर का प्रेशर बताना है, गैसियस मिक्सचर का प्रेशर बताना है। एक बात कंफर्म है, मतलब इसमें 2 गैसेस है, इसमें 2 गैसेस है, और जब इसमें 2 गैसेस होंगी तो दोनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर इन्वॉल्व होगा टोटल प्रेशर में, ठीक है? हालांकि आइडियल गैस इक्वेशन है, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का क्वेश्चन नहीं है, बट इसमें डेल्टन्स लॉ और पार्शियल प्रेशर का, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर दोनों का कंसेप्ट लगेगा। हम कहते हैं, मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, यहां पर देखेंगे, सपोज करो हमारे पास एक कंटेनर है, ये एक छोटा सा कंटेनर है, ये एक छोटा सा कंटेनर है, और इस कंटेनर में 2 गैसेस है, एक ये ग्रीन वाली जिसको मैं गैस ए कहता हूं, और एक ये येलो वाली जिसको मैं गैस बी कहता हूं। ठीक है, जिसको मैं गैस बी कहता हूं। गैस ए का अपना एक प्रेशर होगा, गैस ए का अपना एक प्रेशर होगा जिसको मैं पी ए कह सकता हूं। गैस बी का अपना एक प्रेशर होगा जिसको मैं पी बी कह सकता हूं, और दोनों को अगर ऐड करूंगा तो मेरे को मिल जाएगा टोटल प्रेशर जिसको मैं पीटी कह सकता हूं। तो यहां मुझे मिल जाएगा टोटल प्रेशर जिसको मैं पीटी कह सकता हूं। पीटी कह सकता हूं, तो मुझे टोटल प्रेशर मिल जाएगा जिसको मैं पीटी कह सकता हूं। ठीक है, अब मुझे यह निकालना है कि गैस ए का इंडिविजुअल प्रेशर कितना है, यानी कि पीए कितना है, और गैस बी का इंडिविजुअल प्रेशर कितना है, पीबी कितना है, और फिर मुझे टोटल प्रेशर निकालना है। लेकिन अब what will be the pressure of the gaseous mixture when 0.5 liter of H2 at this bar and 2 liter of dioxygen at this bar are introduced in 1 liter vessel at 27 degree Celsius? मतलब है क्या, देखेंगे। इसके अंदर जो टोटल गैस का मिक्सचर है वो क्या है, समझेंगे। वो है पी टी इंटू वी टी विल बी इक्वल टू एन टी टोटल मोल्स आर एन टी। ये क्या है, पीटी टोटल प्रेशर, वीटी टोटल वॉल्यूम, एन टी इज टोटल मोल्स। फिर से पीटी टोटल प्रेशर जिसको निकालना है हमें, यही हमारा अननोन है, टोटल प्रेशर हमसे पूछा है, ठीक है ना। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर, पीटी निकालना है। वीटी टोटल वॉल्यूम जो दे दिया है, टोटल वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम सीधा कितना दे दिया है, बोला कि कंटेनर का जो मतलब जो वेसल का वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, तो टोटल 1 लीटर है। टेम्परेचर 27 डिग्री दे रखा है, आर हमें पता है, हमें बस एनटी नहीं पता। व्हाट इज एनटी, एनटी इज टोटल मोल्स। तो मतलब पूरी जुगाड़ अपने को ये टोटल मोल्स को निकालने के लिए करनी है, क्योंकि अपने को टोटल मोल्स नहीं पता। और टोटल मोल्स कैसे होंगे, टोटल मोल्स कैसे होंगे, बहुत सिंपल सी कहानी है। टोटल मोल्स कैसे होंगे भाई,
टोटल मोल्स कैसे होंगे, NT विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस दैट इज हाइड्रोजन प्लस मोल्स ऑफ सेकेंड गैस दैट इज ऑक्सीजन। भैया दोनों के मोल्स अगर इंडिविजुअली ऐड करोगे तभी ना टोटल मोल्स आएंगे। और याद रखना मोल्स तो सिंपली ऐड हो जाएंगे, हाइड्रोजन के मोल्स प्लस ऑक्सीजन के मोल्स, तो आपका एनटी आ जाएगा। बस आपको यहां पर एनटी की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब पता है आपको। तो इस इक्वेशन से आप एनटी निकाल लोगे, लेकिन आपको उसके लिए पहले मतलब एनटी पता होना चाहिए ना। और एनटी को पता मतलब यहां से अपने को बस प्रेशर की वैल्यू चाहिए, प्रेशर की, ये प्रेशर चाहिए पीटी, लेकिन ये एनटी यहां पर अननोन है ना, तो हमको सबसे पहले एनटी की वैल्यू चाहिए। और एनटी की वैल्यू के लिए NH2 और NO2 की वैल्यू चाहिए। तो एक काम करते हैं, फॉर हाइड्रोजन पहला केस बनाते हैं, दिस इज फॉर हाइड्रोजन, ए केस फॉर हाइड्रोजन गैस। क्या मान ले, आइडियल गैस। हाइड्रोजन गैस को क्या मान ले भाई, एक आइडियल गैस, एक आइडियल गैस, ठीक है। तो ये कहना चाहिए यहां Pa प्लस Pb करके Pt नहीं निकालेंगे, यहां Na प्लस Nb करके टोटल मोल्स निकालेंगे, फिर Pt निकालेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ी सी यहां पर अप्रोच अपन बदल रहे हैं। वैसे तो प्रेशर के लिए जो अपन ने बात बोली वो भी सही है, लेकिन हम अलग अलग प्रेशर से नहीं निकालेंगे, हम अलग अलग मोल से निकालेंगे। तो गैस ए के मोल्स मान लेते हैं Na मोल्स हैं, जो बेसिकली कुछ नहीं हाइड्रोजन की गैस है, तो इसको A और B भी नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं H2 और O2, इसको लिखते हैं H2 और O2। तो गैस H2 के मोल्स हैं NH2 और गैस B के मोल्स हैं, B कौन है, O2, ठीक है। तो उसके मोल्स हैं NO2। तो पहले मैं हाइड्रोजन के मोल्स निकाल रहा हूं, NH2 निकाल रहा हूं, क्या मान के हाइड्रोजन को कि वो एक आइडियल गैस है। तो आइडियल गैस है तो क्या निकाल लें भाई, PV इक्वल टू nRT, दिस इंप्लाइज N विल बी इक्वल टू PV बाय RT। तो यहां पर N ऑफ H2 निकालना है, तो प्रेशर ऑफ H2 गैस कितना दिया हुआ है, 0.8 बार, बार है बार, 0.8 बार। लेकिन हम बार में नहीं रखेंगे, हम किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, ATM में। अब हमें पता है कि 1 ATM इक्वल टू 1.01 बार होता है। पहले ये काम भी अपने को करना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास जो R होगा वो या तो ATM वाला होगा या जूल वाला होगा, ठीक है ना। बार वाला अपन ने याद ही नहीं किया ना, अपन को करना है। अपन इससे बेहतर तो क्या करें, प्रेशर को कन्वर्ट कर लें दूसरे में। तो यहां पर समझेंगे, एक ATM में 1.01 बार होते हैं, राइट। तो भैया एक बार में 1.01 ATM होगा, और यहां बार कितने हैं हमारे पास, वी हैव 0.8 बार। तो 0.8 बार में 1.01 इंटू 0.8 होंगे, इंटू 0.8 क्या होंगे, इतने ATM होंगे। और हम इसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अब अपन ने इस बार को ATM में कन्वर्ट कर लिया। करना क्यों है, क्योंकि R हमको या तो जूल वाला पता है या फिर लीटर ATM वाला पता है। जूल में 25/3, लीटर ATM पर केल्विन पर मोल में 1/12। तो अपन लीटर ATM में कन्वर्ट करने के लिए ये बाहर के प्रेशर को अपन ATM में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो भैया 1.01 इंटू 0.8, 1.01 इंटू 0.8 कर लेते हैं, 0.808। तो यहां पर आपके पास प्रेशर जो आएगा, ये प्रेशर किसका है, H2 का, कितना आएगा, 0.808 ATM। ये प्रेशर आ गया 0.808 ATM, ठीक है। और कुछ तो नहीं अपने पास, लीटर में है, ATM में आ गया, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो हैं अपने पास। व्हाट विल बी द प्रेशर ऑफ द गैसियस मिक्सचर व्हेन 0.5 लीटर ऑफ H2 एट 0.4 एंड, ठीक है। तो सारी चीजें अपने पास हैं। तो अब यहां पर अपन इक्वेशन लगा लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा अपने पास क्या, PV इक्वल टू nRT, तो 0.808 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है अपने पास, वॉल्यूम इज व्हाट वी आर हैविंग एज, वॉल्यूम हम लोगों को दिया हुआ है 0.5 लीटर, तो दिस विल बी 0.5। तो ये हो जाएगा PV अपॉन R, R इज 1/12 इंटू टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना है, ये पूरी रिएक्शन भाई 27 डिग्री पर हो रही है, तो पूरी रिएक्शन 27 डिग्री पर है, तो इंटू 27। तो 0.808 इंटू 0.5 अपॉन RT, R और T, और 27 प्लस 273 करना पड़ेगा,
क्योंकि टेम्परेचर हमें केल्विन में रखना पड़ता है। तो 27 प्लस 273 इज 300, तो ये 300 केल्विन आ गया, विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो और सिंप्लीफाई करें तो दिस इंप्लाइज 0.808 इंटू 0.5 इंटू 12 भी ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 300 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ H2, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं। 0.808 इंटू 0.5 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 300, मोल्स आ गए 0.016, तो मोल्स आ जाएंगे 0.016, 0.016, ये मोल्स आ गए 0.016। ये हाइड्रोजन के मोल्स आए, अभी सिर्फ हाइड्रोजन के मोल्स आए। अभी हमारे पास ऑक्सीजन के मोल्स निकालना बाकी है। तो अब सेकेंड केस ऑक्सीजन का, सेकेंड केस किसका? ऑक्सीजन का। तो दिस विल बी मोल्स ऑफ O2 ऑक्सीजन, PV अपॉन RT बोलेंगे यहां पर, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका प्रेशर कितना है? इसका प्रेशर है 0.7 बार। तो एक काम कर लेते हैं, 0.8 को 1.01 से कर दिया था तो ATM में आ गया था, तो यहां पर भी प्रेशर निकालेंगे। तो पहले यहां पर प्रेशर निकाल लेते हैं। तो प्रेशर विल बी इक्वल टू 0.7 बार कैन बी रिटन एज 0.7 इंटू 1.01 ATM में, ठीक है। तो 0.707 हो जाएगा ये, ठीक है। 0.7 इंटू 0.1 1.01 सॉरी 1.01 इंटू 0.7 0.707 ATM आ जाएगा। इसको यहां पर रख देते हैं, ठीक है। तो NO2 विल बी इक्वल टू N of O2 will be equal to 0.707 इंटू वॉल्यूम कितना है इसमें? ऑक्सीजन गैस का 2 लीटर, ये 2 लीटर वॉल्यूम है, तो ऑक्सीजन गैस का 2 लीटर वॉल्यूम है इंटू 2 अपॉन 1/12 इंटू टेम्परेचर तो 300 होगा, क्योंकि सारा रिएक्शन जो है वो इसी टेम्परेचर पर हो रही है 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि 300 केल्विन के इक्वल होता है। तो ये 300 केल्विन पर ही हो रही है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 0.707 इंटू 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 300, 0.056, ये O2 के मोल्स आ गए। तो भाई टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे एनटी? N ऑफ H2 प्लस N ऑफ O2, टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? H2 के मोल्स कितने हैं? 0.016 और O2 के कितने हैं? 0.056, तो 56, 62, 72, तो टोटल मोल्स हो गए 0.072, ये एनटी हो गया। लगा दे अब यहां पर हम लोग PV इक्वल टू NRT, तो वी कैन अप्लाई PV इक्वल टू NRT। तो PV इक्वल टू NRT, अब ये टोटल मिक्सचर के लिए है, दिस इज फॉर गैशियस मिक्सचर, तो ये टोटल वाला लग रहा है, ठीक है। तो ये PT हो गया, ये VT हो गया, ये NT हो गया, और टेम्परेचर तो एक ही पूरे के लिए, तो ये टोटल के लिए लग रहा है। तो ये PT हो गया, प्रेशर वाला ये PT, ये वॉल्यूम वाला VT, और ये मोल्स भी NT। तो PT हमें निकालना है, विच इज इक्वल टू NT RT बाय V। T स्टैंड्स फॉर टोटल, ठीक है, ये T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर, कंफ्यूज मत होना। तो टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू मोल्स ऑफ NT विल बी 0.072 इंटू 1/12 इंटू टेम्परेचर इज 300 डिवाइडेड बाय इंटू वॉल्यूम इज 1 लीटर, तो वी हैव 1 लीटर। क्लियर हो गया? तो ये 1 लीटर ही है, ठीक है। तो PT विल बी इक्वल टू, सॉल्व कर लेते हैं इसको, समझ में आया? ये हमने NH2 वाला यूज कर लिया, NT वाला, तो NT बेसिकली निकाल लिया, ये वाली इक्वेशन यूज करी, और NT हमने निकाल लिया जो H2 प्लस O2 को ऐड करके आया। पहले H2 के मोल्स आए 0.016,
फिर यहां पर O2 के मोल साइज 0.056, दोनों को ऐड कर दिया 0.072, वो 0.072 NT, R 1/12, T 300 और वॉल्यूम 1 लीटर। तो ये 300 जो वॉल्यूम है और 300 केल्विन पर वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर है। सो दिस इज 1 लीटर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो वी हैव 0.072 into 300 divided by 12, the answer will be 1.8. तो प्रेशर इज 1.8 और ये 1.8 किस में आएगा? दिस विल बी इन ATM, लेकिन वहां पर प्रेशर 100% बार में रखना होगा, क्योंकि सारे प्रेशर बार में, तो ATM में इतना है तो बार में और निकाल लेते हैं। नाउ वी नो 1 ATM में 1.01 बार होता है, 1.01 बार होता है, तो 1.8 में कितना होगा? 1.8 इंटू 1.01, 1.818, तो PT विल बी इक्वल टू 1.818 बार, क्योंकि हमें पता है कि एक ATM में 1.01 बार होता है। तो अप्रोक्सीमेटली अगर एक ATM में 1.01 बार होता है तो वी हैव 1.8 ATM में 1.818 बार होगा। तो 1.818 बार जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब ऑप्शन में चेक कर लेते हैं क्या दिया हुआ है, बट दिस इज द करेक्ट आंसर। अगर बार में है और अगर ATM में है तो 1.8 हमारा करेक्ट आंसर है। देख लेते हैं यहां पर, हमारे पास यहां पर 1.8 ही दिया हुआ है क्लोजेस्ट, तो 1.81 हो या 1.8 ही हो, हमारे दोनों ऑप्शन के हिसाब से सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है जो हमें यहां पर मिलेगा। क्लियर हो गया? तो यहां पर सी ऑप्शन जो है क्वेश्चन 9 का वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, क्वेश्चन 9 का सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो हो गया वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया जो हमें यहां पर मिलेगा 1.8। अब चाहे आप 1.8 ये वाला ATM में मान लो या 1.818 बार मान लो, वैसे वो वहां पर जो वैल्यू है वो बार में होगी, क्योंकि वहां जो प्रेशर दिया हुआ है वो सब बार में दिया हुआ है। तो फाइनली जिसमें दिया जाता है प्रेशर हम उसी में आंसर भी निकालते हैं। भले हमने बीच में अपनी सुविधा के लिए यूनिट्स को कन्वर्ट कर लिया हो, बार को ATM में कर लिया हो या किसी और यूनिट को किसी और में भी कर लिया हो, तो वो अपनी सुविधा के लिए किया था, बट आंसर जो हमें अल्टीमेटली छोड़ना है वो उसी में छोड़ना है जिसमें बाकी वैल्यूज दी गई थी। अनलेस एंड अनटिल कोई बोला ना जाए कि आपको इस वैल्यू में इस यूनिट में निकालना है आंसर, तब तक बोला नहीं जाए तब तक आपको आंसर उसी यूनिट में छोड़ना चाहिए। ये सिंपल न्यूमेरिकल का स्टैंडर्ड रूल है। स्टैंडर्ड रूल है कि जो भी चीज आपको जिस यूनिट में दी गई है, अगर आंसर भी कोई ऐसी ही चीज आपको पूछी जा रही है जिसमें वहां पर यूनिट ऑलरेडी आ रही है जो ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन डेटा में, तो आपको वही यूनिट यूज करनी है जो गिवन डेटा में यूनिट्स यूज की है। तो प्रेशर की गिवन डेटा में बार यूनिट यूज किए तो हमने बार में ही आंसर छोड़ना है। ठीक है, तो वो बार में भी राउंड ऑफ करोगे तो 1.8 ही रहेगा PT, और ATM में तो एग्जैक्टली 1.8 ही आ रहा है। ठीक है, तो ये आंसर है करेक्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे यहां पर पूरे क्वेश्चन का। अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। हमें दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे। सबसे पहले मोल्स को निकालने थे और फिर PT इक्वल टू nRT बाई VT यूज करना था, जहां N जो होगा वो टोटल मोल्स होते, यानी कि H2 और O2 दोनों के मोल्स होते, जो हमने अलग अलग निकाल लिए थे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेंगे पहले इसका। इसका सेकेंड पार्ट का भी स्क्रीनशॉट लेंगे, यहां पर भी ये भी स्क्रीनशॉट लेंगे। ओके, तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो हमारा था क्वेश्चन नंबर 9। तो हमने क्वेश्चन 9 को यहां पर पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बल्कि क्वेश्चन नंबर 10, उसको डिस्कस करते हैं। ये हमारी DPP का लास्ट क्वेश्चन है। तो 10th क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। भैया 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे क्या कहता है। What percentage of a sample of nitrogen must be allowed to escape if its temperature, pressure and volume are changed from 220 डिग्री सेल्सियस 3 ATM 1.665 लीटर टू 110 डिग्री सेल्सियस 0.7 ATM एंड 1 लीटर रेस्पेक्टिवली। बहुत सिंपल सी बात है। आपको नाइट्रोजन का कितना परसेंटेज निकल गया, कितना परसेंटेज सैंपल का एस्केप हो गया, अगर टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की वैल्यू इस साइड से इस साइड में चेंज हो गई, तो आपको बताना है कितना परसेंटेज नाइट्रोजन का सैंपल निकल गया। ठीक है,
तो एक बात कंफर्म है, उनने बोला निकल गया है, तो मतलब यहां पर पहले मोल्स ज्यादा होंगे, बाद में मोल्स कम होंगे। निकल गए हैं ना कुछ, तो पहले नाइट्रोजन के मोल्स ज्यादा होंगे, बाद में कम होंगे। तो हमें वो चेंज ही पता करना है कि कितना चेंज है, और परसेंटेज में निकालना है तो कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू पहले कितना था, कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू पहले कितने मोल्स थे इनटू 100, क्योंकि परसेंटेज में करना है। मुद्दे की बात यह है कि हमें दो कंडीशंस दी हुई है, एक ये कंडीशन है, दिस इज कंडीशन 1, दिस इज कंडीशन 1 एंड दिस इज कंडीशन 2। ये कंडीशन 2 है। अब वो कह रहे हैं भाई कंडीशन 1 से कंडीशन 2 तक रिएक्शन गई है, यहां से यहां गई है, कंडीशन 1 से कंडीशन 2 गई है, तो देयर मस्ट बी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, सो देयर मस्ट बी चेंज इन मोल्स। हमें वही चेंज निकालना है, चेंज इन मोल्स, और चेंज इन मोल्स विल बी डेल्टा एन विच कैन बी गिवन एज फाइनल मोल्स माइनस इनिशियल मोल्स, फाइनल मोल्स माइनस इनिशियल मोल्स अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ले चेंज की तो। और परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज ऑफ चेंज, परसेंटेज ऑफ चेंज विल बी इक्वल टू डेल्टा एन अपॉन इनिशियल मोल्स इनटू 100। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, दिस इज परसेंटेज ऑफ चेंज, परसेंटेज ऑफ चेंज, तो इट विल बी डेल्टा एन अपॉन एन आई इंटू 100। ये हो गया परसेंटेज ऑफ चेंज, ये हो गया परसेंटेज ऑफ चेंज। अब सुनेंगे यहां पर, अब सुनेंगे यहां पर, तो ये हो गया परसेंटेज ऑफ चेंज। अब सुनेंगे यहां पर क्या लगाना है, ठीक है। डेल्टा एन पहले निकलेगा एनएफ और एनआई से, एनआई फर्स्ट कंडीशन में मोल से, एनआई यहां है, और एनएफ सेकंड कंडीशन के मोल से। तो पहले हम एनएफ और एनआई निकाल लेते हैं, अज्यूमिंग नाइट्रोजन टू बी एन आइडियल गैस। तो कहां से शुरू होगी, अज्यूमिंग नाइट्रोजन टू बी एन आइडियल गैस, assuming N2 to be an ideal gas, we can apply PV equal to nRT, or we can write N is equal to PV by RT, और वो भी इनिशियल मोल से, तो फर्स्ट कंडीशन पे लगेगा। तो देखेंगे NI इनिशियल मोल्स, तो इनिशियल प्रेशर 3 atm, P इनिशियल वॉल्यूम 1.65 लीटर, 1.65 अपॉन R लीटर और एटीएम है तो 1/12 इंटू टेम्परेचर कितना है 220 डिग्री सेल्सियस। तो भैया 220 में आप 273 ऐड कर दो, पता चल गया ना क्यों करना है, क्योंकि केल्विन में रखना है। तो 220 में 273 ऐड करोगे तो लगभग 493, 200 और 200 400, 73 और 20 93, 493। सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू एनआई इज इक्वल टू 3 इंटू 1.65 इंटू 12 अपॉन 493। सॉल्व कर ले, विल गेट दिस एज एनआई। इनिशियल मोल्स मिल जाएंगे पहली कंडीशन पे, पहली कंडीशन पे इनिशियल मोल्स 3 इंटू 1.65 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 493 कितना हो गया 0.12, तो 0.12 आर इनिशियल मोल्स। तो Ni विल बी इक्वल टू 0.12, ये वैल्यू आ गई इनिशियल मोल्स। फाइनल मोल्स निकाल ले, फाइनल मोल्स NF, ये तो कंडीशन 1 से आई थी, दिस वाज कंडीशन 1। अब ये जो फाइनल मोल्स आएंगे ये कंडीशन 2 से आएंगे, तो NF विल बी इक्वल टू PV बाय RT। तो NF विल बी इक्वल टू P कितना है, सेकेंड कंडीशन में P कितना है 0.7, तो दिस इज 0.7। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 1 लीटर, तो 1 लीटर अपॉन आर लीटर एटीएम में तो 1/12 इंटू टेम्परेचर 110, तो 110 डिग्री सेल्सियस में तो 273 ऐड कर दो ताकि केल्विन में आ जाए, तो ये NF हो जाएगा। तो NF विल बी इक्वल टू 0.7 इंटू 12 अपॉन
273 प्लस 110, 273 में 10 ऐड करोगे 283, 100 ऐड करोगे 383 अपॉन 383 कितना हो गया देखेंगे। सो वी हैव 0.7 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 383 कितना आ गया 0.021, 0.02 फाइनल मोल्स है ये, फाइनल मोल्स 0.02। तो वी हैव दिस एज 0.02, ये आपके फाइनल मोल्स आ गए। तो इनिशियल मोल्स, फाइनल मोल्स कितने आ गए NF 0.02। क्या करें, चेंज निकाल लें, चेंज निकाल लें। तो इनिशियल मोल से 0.02, फाइनल मोल से 0.02, 0.12 इनिशियल, 0.02 फाइनल। चेंज निकालते हैं डेल्टा n, तो डेल्टा n कितना आ जाएगा देखेंगे यहां पर, डेल्टा n विल बी 0.01। सो डेल्टा n पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वो इनिशियल मोल ज्यादा है तो पहले इनिशियल माइनस फाइनल कर लो। तो इट विल बी डेल्टा n की एब्सोल्यूट वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, इनिशियल कितने 0.12, फाइनल कितने 0.02। सो डेल्टा n की जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 0.10 मोल्स। परसेंटेज चेंज, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एस्केप आउट, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन एस्केप आउट, डेल्टा n अपॉन NI इंटू 100। बोलो डेल्टा n 0.1 अपॉन इनिशियल मोल्स 0.12 इंटू 100। कैन आई राइट इट एज 10, ये 10 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.12। तो 10 डिवाइडेड बाय 0.12 कर लेते हैं, 10 डिवाइडेड बाय 0.12 83.3%। सो 83.3% ये हमारा आंसर है। तो इतना परसेंटेज जो नाइट्रोजन होगा वो एस्केप होगा जब इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन पर जाएगी, मतलब जब ये पूरी N2 कंडीशन 1 से कंडीशन 2 पर जाएगी तो इस दौरान 83.3% का करीबन चेंज आएगा, 83.3% का। अब हम आंसर देखें तो हमने कई जगह डेसिमल्स 2 डेसिमल्स तक राउंड ऑफ किया है, इसलिए जो क्लोजेस्ट आंसर होगा वो हमारा ये है D 81.7%। हालांकि 83 नहीं आ रहा है क्योंकि हमने बहुत सारी चीजें राउंड ऑफ करी हैं, जैसे ये 0.0256 समथिंग आ रहा था, तो अगर वो एग्जैक्टली पूरा आगे तक चलाएं क्योंकि वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स बहुत हैं आगे तक, तो वहां पर अगर आप सॉल्व करते पूरे एग्जैक्ट नंबर से तो 81.77 आता। यहां पर हमने डेसिमल 2 प्लेस तक राउंड ऑफ करा, इसको 0.12, इसको 0.02, ये और आगे तक है, ये भी इवन आगे तक है, तो फिर आपकी 83.7 जो 81.77 बोल रहा है वो चीज आ जाती, बट फिलहाल 83.3% आ रहा है जो हमारे ऑप्शन के हिसाब से ये क्लोजेस्ट है। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हो गया? थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था बट उम्मीद करते हैं है इजी, लेकिन लॉजिक लग रहा है तो बस थोड़ा सा हमको यहां पर सतर्क रहना है कि परसेंटेज एस्केप जो होगा नाइट्रोजन गैस का वो कितना परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस एस्केप आउट होगी वो हमें निकालना है। तो उसके लिए पहले आप इनिशियल मोल्स निकालो, यहां पर आप फाइनल मोल्स निकालो, फिर आप चेंज इन मोल्स निकालो, चेंज इन मोल्स से आपको सारी वैल्यूज आ गई और एब्सोल्यूट वैल्यू रखना है यहां पर, हमें सारी वैल्यूज एब्सोल्यूट रखना है। क्लियर हो गया? तो स्क्रीनशॉट लेंगे, पहले यहां पर इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे। सेकेंड हम लोग इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे। यहां पर कैलकुलेशन है पूरे, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और इस डीपीपी का आखिरी सवाल। ये हमने पूरे तरीके से कंप्लीट कर लिया इस डीपीपी का आखिरी सवाल, यानी कि पूरी डीपीपी जो कि आइडियल गैस इक्वेशन पर थी वो हम लोगों ने पूरे तरीके से सॉल्व कर ली है। अब अगले वीडियो में हम लोग अगली डीपीपी सॉल्व करेंगे जो कि इसके बाद जो डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आर एंड पेलोड वैल्यू ऑफ पेलोड कैलकुलेशन ऑफ बैलून जो हमने पढ़ा था उस पर अब हम अगली डीपीपी सॉल्व करेंगे, ठीक है। बाकी लेक्चर्स भी हमारा उसी पर बेस्ड होगा। तो अगर आप YouTube पर कोई लेक्चर मिस आउट कर रहे हो या YouTube पर आपको एक ऑर्गेनाइज्ड प्लेलिस्ट अगर नहीं मिल रही है
क्योंकि होता क्या है, जब आप YouTube पर एक टॉपिक सर्च करते हो तो उस टॉपिक के बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाते हैं और वो टॉपिक आप देखते भी हो, लेकिन देखने के बाद आपको अब ये पता नहीं चलता कि अब इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक कौन सा पढ़ना चाहिए, या इस टॉपिक में जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसको एप्लीकेशन किस वीडियो में अब देखें। जैसे क्वेश्चन लगाने हो या इसकी एप्लीकेशन देखनी हो या कोई और टॉपिक हो जिसमें एक कनेक्टेड हो, क्योंकि जब हम इंटरकनेक्टेड टॉपिक पढ़ते हैं तो पढ़ाई में एक फ्लो बनता है, एक मोमेंटम बनता है, पढ़ाई में इंटरेस्ट आता है, और वो यूट्यूब पर नहीं आ सकता क्योंकि यूट्यूब पर आपको मैनुअली सारी चीजें सर्च करनी पड़ती हैं। तो वेबसाइट पर अगर आप आते हो मैग्नेट ब्रेन्स की, जो कि magnetbrains.com है, इस पर अगर आकर आप लेक्चर्स देखते हो तो यहां पर आपको ऑर्गेनाइज प्लेलिस्ट मिलती है, एक सीक्वेंस में पढ़ाई करने को मिलता है, जो कि सबसे बेस्ट मेथड है पढ़ने का। कैसे? सबसे पहले आप होम पेज पर आओ, यहां आपको कैटेगरीज मिलेंगी एग्जाम्स की। आप IIT-JEE की तैयारी कर रहे हो तो IIT-JEE में आओ, आपको यहां सारे कोर्सेज मिलेंगे, एक क्रैश कोर्स मिलेगा, एक रेगुलर कोर्स मिलेगा। क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए जिनके पास JEE के लिए ज्यादा टाइम नहीं बचा है, अब जैसे 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद आपका एग्जाम है, तो आप क्रैश कोर्स पर फोकस करो। लेकिन अगर आप 6 महीने से ज्यादा टाइम है अभी JEE के एग्जाम में, तो आप रेगुलर कोर्सेज देखो, क्योंकि आपको यहां शीट्स मिलेंगी, यहां टेस्ट सीरीज मिलेगी, यहां प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराए जाएंगे। तो आप इसके वॉच नाउ पर आओ, वॉच नाउ पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहां पर पूरे चैप्टर वाइज लिस्टिंग आएगी। पहले चैप्टर्स की लिस्टिंग आएगी, साइड में एक प्लस का बटन होगा, जैसे इस प्लस के बटन को क्लिक करोगे सारे टॉपिक्स आपको सीक्वेंस में मिलेंगे। पहला टॉपिक ये, दूसरा टॉपिक ये, तीसरा टॉपिक ये। हर टॉपिक के आगे, लेक्चर के आगे उसका ड्यूरेशन लिखा होगा कि इतने मिनट इतने आवर का वो टॉपिक है, उसका लेक्चर उतने टाइम का है, सो दैट आप टाइम टेबल से तैयारी कर सको कि आज मैं ये टॉपिक पढ़ लूंगा, शाम को ये टॉपिक पढ़ लूंगा, कल ये दोनों टॉपिक्स पढ़ लूंगा। सीक्वेंस में पढ़ो और क्वेश्चन भी आपको वही मिल जाएंगे। देखो पीडीएफ आपको दिख रहा है, तो इस पीडीएफ में आपको वो शीट्स जो हम लोग सॉल्व करवा रहे हैं, ये जो आज डीपीपी मैंने कराई, ये शीट भी वही मिलेगी जो पहले आप सॉल्व करो, फिर आपसे नहीं बने तो आप नीचे देखो उसका वीडियो भी दिया हुआ है डीपीपी सोल्यूशन के नाम से, तो वो डीपीपी सोल्यूशन को आप रेफर कर लो, वहीं सारी चीजें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो ये पूरी चीजें जो आपको मिलती है प्रॉपर सीक्वेंस में आपको मिलती है, यहां पर प्रॉपर सीक्वेंस में आपको फॉलो करने को मिलता है यहां पर मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर। और बिल्कुल जैसे आप वीडियो देखोगे तो आपको हाई क्वालिटी का वीडियो मिलेगा, अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो बफर फ्री वीडियो हाई क्वालिटी में स्ट्रीम होगा। और ऐसा नहीं है भाई कि वेबसाइट पे बुला रहे हैं तो कोई सब्सक्रिप्शन बाय करना है, कोई फीस पे करनी है, कोई पैकेज खरीदना है, या कोई कोड मैं दूंगा वो कोड आपको लगाना है, कुछ भी ऐसा नहीं है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको मिलती है 100% फ्री एजुकेशन। वेबसाइट हो या यूट्यूब हो, जैसे आप यूट्यूब पर लेक्चर्स देखते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, वैसी वेबसाइट पर ये पूरा लेक्चर फ्री चलेगा, कोई आपको कोड नहीं लगाना। और ऐसा नहीं है 1, 2 या 4 चैप्टर फ्री है, बाकी बाद में पैकेज कोई आएगा प्रॉम्प्ट करता हुआ, कुछ भी नहीं। 100% सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। साथ में YouTube पर IIT-JEE और नीट के चैनल पर ना सिर्फ IIT-JEE के बल्कि नीट की तैयारी भी चल रही है, जहां पर आपको नीट फिजिक्स, नीट केमिस्ट्री और नीट बायोलॉजी के एक्सक्लूसिव लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा। तो जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हो, जितने भी तुम्हारे रिलेटिव्स हो जो एक ऐसे चैनल की तलाश में है जहां पर वो IIT-JEE या नीट की कंप्लीट तैयारी कर सके, वन स्टॉप सोल्यूशन हो, जहां पर उनको नोट्स भी मिल जाएं, जहां पर उनको थ्योरी लेक्चर्स भी मिल जाए, जहां उन्हें शीट्स मिल जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाए, वन शॉट रिवीजन मिल जाए, टेस्ट सीरीज मिल जाए, ये सारी चीजें क्वालिटी कंटेंट के साथ अगर मिल जाए तो वो लोग जो इन चैनल की तलाश में है उनके साथ इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें। इसी तरीके से मैग्नेट ब्रेन्स को अपना प्यार और सपोर्ट देते रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।